में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत मेहनती था और वो अपनी मेहनत के बल पर ही अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। रमेश के पास थोड़ी सी ही खेती थी। उसी खेती में वह काम करता और अपने घर का गुजारा कर रहा था। खेती में मैं इतना तो कर ही लेता था कि अपने पूरे परिवार का पेट पाल सकता था। उसी गांव में एक सेठ रहता था जिसके पास बहुत सा धन और खूब सारे खेत थे। उसके खेत पे ढेरों मजदूर काम करते थे, पर वह बहुत घमंडी था। वह मजदूरों से खूब काम करवाता और उन्हें बहुत उत्कारता था। पैसे के नाम पर उन्हें वो बहुत कम पैसे देता था और आधे से ज्यादा गांव उसके यहाँ काम करता था। और वही दूसरी तरफ गांव के लोग रमेश को देख के बहुत हैरान होते थे कि वो इतनी छोटी सी जमीन में इतनी अच्छी फसल कैसे कर लेता था। उसी साल गांव में बहुत भयंकर तबाही हुई। खूब आंधी, तूफान, बारिश, सब कुछ आ गया। जिससे सब कुछ तहस नहस हो गया। गांव की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि लोगों के पास कुछ खाने के लिए भी नहीं बचा। में सबसे ज्यादा बुरी हालत रमेश की हो चुकी थी। उसका घर भूख से मर रहा था। रमेश के पास सेठ से कर्ज लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अगले ही दिन वह सेठ के पास जाता है। सेठ ने रमेश की पूरी बात सुनी और उसके मन में लालच जागा। क्योंकि वह पहले से ही कंजूस था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इसे कर्ज देने से बेहतर है कि इसे अपने खेत पे काम पर रख लूं। क्योंकि अगर मैंने इसे कर्ज दिया तो ये कहाँ से ही मेरा कर्ज लौटा देगा। इसके पास तो इतना बड़ा खेत भी नहीं है, तो मैं इसे अपने खेत पे काम पे रख लेता हूँ। सेठ बहुत खुश था। उसने रमेश से कहा, देखो रमेश, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, पर हाँ, मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता हूँ और मैं तुम्हें पूरे महीने के 2000 रुपए दूंगा। बोलो, मंजूर है? पर मालिक, जो मजदूर आपके यहाँ काम करते हैं उन्हें तो 3000 रुपया दिया जाता है और अलग से 2 बोरी गेहूं की भी मिलती है, और आप मुझे 2000 रुपये बोल रहे हो। बस बस, देख रमेश, मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। तुझे अगर मेरे यहाँ काम करना है तो कर, वरना मेरे पास बहुत से मजदूर हैं। मजदूरों की कमी नहीं है। रमेश मरता ना तो क्या करता। अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो सेठ को हाँ कर देता है। सेठ ये बात सुन के बहुत खुश होता है और सोचता है कि अब मैं इससे खूब काम करवाऊंगा और मेरा डबल मुनाफा होगा, क्योंकि मैंने इसके बहुत किस्से सुने हैं। ही दिन रमेश सेठ के यहाँ नौकरी पर लगता है। रमेश सेठ के यहाँ खेत में खूब मेहनत करता है। उसकी मेहनत के बल पर उसने 6 महीने का काम सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में खत्म कर दिया। जब सेठ को ये बात पता चली तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, जब इसने मेरा 6 महीने का काम 4 महीने में कर दिया तो क्यों ना मैं 2 महीने के पैसे बचा लूं। मैं इसे मना कर दूंगा कि अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। हाँ, यही ठीक है। जब रमेश अपनी तनख्वाह लेने के लिए सेठ के पास जाता है तो सेठ उसे साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है, रमेश, अब तुम कल से काम पे मत आना। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। रमेश बेचारा सेठ के खूब हाथ पैर जोड़ता है और कहता है, मालिक, मुझे नौकरी से मत निकालो। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं आपके सहारे ही हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगा? किसके पास जाऊँगा? किसके पास काम मांगने जाऊँगा? इस गांव में तो आपके जितना धनवान व्यक्ति और कोई दूसरा नहीं है। मालिक, मेरी गरीबी पर थोड़ा सा रहम कीजिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बता दीजिए, मुझे कोई सजा दे दीजिए, पर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। पर उस लालची सेठ को अपने धनवान होने पर बड़ा घमंड था। उससे रमेश के आंसुओं पर बिल्कुल तरस नहीं खाया। उल्टा उसे दुत्कारने लगा और कहा, रमेश, अब तुम यहाँ मुझे दोबारा दिख मत जाना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रमेश खूब रोया, बहुत मिन्नतें की, पर उस सेठ का दिल नहीं पिघला। रमेश बहुत दुखी था। अपनी आंखों में आंसू लेकर वो अपने घर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। वह बहुत दुखी था। उसकी पत्नी बहुत ही समझदार थी। उसने बोला, कोई बात नहीं जी,
आप इतनी टेंशन मत लीजिए, ऊपर वाला हमारी मदद ज़रूर करेगा, चाहे कोई करे या ना करे, ऊपर वाला हमारे साथ है। अभी मुझे ज़रूरत है। मैं कल फिर से सेठ के पास जाऊंगा, उनसे नौकरी की भीख मांगूंगा। इस बार चाहे वो मुझे 50, 100 कुछ भी दे, मैं ले लूंगा, क्योंकि मुझे मेरे परिवार का पेट पालना है। मैं ऐसे हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकता, मुझे जाना ही है। सुबह होते ही रमेश सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ उसे बहुत गुस्से से देखता है और कहता है, मैंने तुम्हें कल यहाँ आने से मना किया था ना, तो अब क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें समझ में नहीं आता कि मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है? मेरे अन्नदाता, मेरे मालिक, कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे परिवार के पास अब कुछ भी नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझे क्षमा कीजिए। कृपया मेरी मदद कीजिए। पर ये सब सुन के भी सेठ का दिल नहीं पिघला। उसने उसे फिर से दुत्कार कर भगा दिया और बोला, वापस मत आना यहाँ। यही दिन वापस रमेश उम्मीद में जाता है कि आज तो सेठ मान जाएगा, आज तो मुझ पर कुछ दया दिखाएगा। पर रमेश ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। सेठ ने उसे वापस बुरा भला बोला और दरवाजे से ही बाहर कर दिया। और अब तो ये रोज का काम चल रहा था। लगभग 1 हफ्ता हो चुका था। रमेश का सेठ की बातों पर कोई असर नहीं हो रहा था। जैसे ही गांव वालों को ये बात पता चली कि रमेश के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, गांव में लोग बातें करने लगे कि हमारे गांव का सेठ इतना बुरा इंसान है कि वह सेठ उस गरीब इंसान की थोड़ी सी मदद भी नहीं कर सकता। क्या इतनी नीचे गिर चुका है ये सेठ? जब ये बात सेठ को पता चली कि उसके बारे में कुछ बातें गांव में फैल रही है, उसकी चारों तरफ बुराइयां हो रही हैं, तो वह घबरा जाता है और सोचता है कि मैं अब क्या करूं। उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं 10 से 15 दिन के लिए अपनी रिश्तेदारों के वहां चला जाऊं। तब रमेश यहाँ आना छोड़ देगा और मैं फिर वापस आ जाऊंगा और तब तक यहाँ पर पूरा माहौल ठंडा हो जाएगा। रात होते ही वह सेठ अपने पूरे परिवार के साथ अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला जाता है। अगले ही दिन रमेश उसके घर के बाहर पहुंचता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर भी वह उम्मीद लगाकर वहां बैठा रहता है कि सेठ थोड़ी देर में आता ही होगा। वक्त तेजी के साथ जाता है। 10 से 15 दिन कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। पर रमेश का हौसला नहीं टूटता। वो तब भी इंतजार करता है। कुछ दिनों बाद जब सेठ लौट कर अपने घर वापस आया तो उसे रमेश दिखाई नहीं दिया। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब इस रमेश से तो मेरा पीछा तो छूट ही गया। मेरा रिश्तेदारों के वहां जाना सफल हो गया। मेरी तरकीब काम कर गई। सेठ को घर आता देख कुछ लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं, आपके जाने के कुछ दिनों बाद ही आपके घर में कुछ लोग चोरी के इरादे से घुसने वाले थे। पर रमेश यहाँ हर रोज आपका इंतजार करता था और बैठा रहता था। उसकी नज़र उन चोरों पर पड़ गई। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए उन चोरों से अकेले ही भिड़ गया। उसने आपका पूरा घर लुटने से बचा लिया। पर हाँ, उस भगदड़ में वो बेचारा गंभीर रूप से घायल हो चुका है और वह अभी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। ये बात सुनकर सेठ का मन ठंडा पड़ गया और उसको बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने सोचा कि उसे रमेश से मिलने जाना चाहिए। वह समय खराब किए बिना तेजी से अस्पताल में पहुंच गया। वहां जाकर उसे पता चला कि आज सुबह ही उसको घर भेज दिया गया है। वह तुरंत ही रमेश के घर जाता है और रमेश और उसके घर की हालत देखकर उसे बहुत अफसोस होता है। उसे अपने किए पर शर्मिंदगी होने लगती है। उसने रमेश से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। मुझे तुम जैसे नेक इंसान के साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए था। रमेश कहता है, मालिक, आपने मेरे बारे में सोचा, यही मेरे लिए काफी है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि आपकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है। तो आप शर्मिंदा मत होइए। सेठ रमेश को अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है और उसके घर की हालत पूरी तरह से सही कर देता है। इस बार सेठ रमेश को ज़्यादा पैसे देता है
और रमेश के घर की हालत बिल्कुल ठीक हो जाती है और वह खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लग जाता है।